हैं, और जिन जिन लोगों से आप लोगों ने रब्ता किया है डाटा इकट्ठा करने के लिए, उनकी भी तस्वीर हैं। यानी आपको उनको भी उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है जिनसे बात की होती है, कि उनको एक कलर पेज पे तस्वीरों की उनकी छपेंगी, और सारा ये ज़रा माशरे में बड़ी इसकी अहमियत होती है। लोग बड़ा इसको मैटर करते हैं कि अपना तस्वीर जो है उनकी छप रही हैं अखबारात में ना। तो अब वो एक तो वो बड़ा मैटर करता है, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है कि उनकी तस्वीरें छपी हैं। दूसरा ये होता है कि उसमें आपके शहर की या आपके इलाके की, जहाँ का वो इशू अगर फर्ज किया रेज कर रहा है कोई बंदा, वो भी आप देखते हैं कि उसमें तस्वीर उसकी होंगी, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है। तो आपने देखा होगा कि आपके अपने फर्ज किया मैं एक बाल टाउन में बैठा हुआ हूँ, अखबार में कोई फीचर छपा है बाल टाउन के बारे में, या लाहौर में आप बैठे हुए लाहौर के बारे में छपा है, या मुल्तान में बैठे हुए मुल्तान के बारे में छपा है, मुल्तान की तारीखी इमारत के बारे में छपा है, मज़ारात के बारे में छपा है, मुल्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में छपा है, ठीक है ना, बहावलपुर के बारे में छपा है, नवाब ऑफ बहावलपुर के फैमिली के बारे में छपा है। उस एरिए के लोगों का ख़ास एक इंटरेस्ट उसमें होता है। और वो अपने इलाके के लोग, फिर उनकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं, ठीक है। और फर्ज किया नवाब बहावलपुर में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें पता है कि नवाब बहावलपुर से कितनी ज़्यादा वाबस्तगी है, वहाँ के लोग अभी भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो उनके बारे में कोई फीचर आपको छप जाए और उनकी फैमिली के बारे में वो ख़ास इंफॉर्मेशन आ जाए, तो वो और उनकी फैमिली के लोगों से बात हो, जो शहजादे शहजादियाँ हैं, उनसे रब्ता हो जाए, उनकी तस्वीरें लग जाएँ, तो ये बहुत इंटरेस्ट वाली बात होगी बहावलपुर स्टेट जो फॉर्मर है उनके लोगों के लिए। तो ये फीचर इस किस्म के बहुत दिलचस्प होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है। और कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो आपको, जैसे मैंने बताया था, कि वो एक जनरल होते हैं, कि उसमें सबके लिए इंटरेस्ट होता है, पूरे मुल्क के लिए इंटरेस्ट होता है। मतलब कोई मेडिसिन हैं, तो मेडिसिन की कीमतों के बारे में कोई आप फीचर कर रहे हैं, तो उसमें आप फिर वो एक पाकिस्तान में सबके लिए, जो लोग भी मेडिसिन खाते हैं, ज़ाहिर है काफ़ी लोग जो हैं वो मेडिसिन लेते हैं, उनके लिए बड़ा इंटरेस्ट बन जाएगा। इसमें इलाका मैटर नहीं करेगा, इसमें पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जो फीचर है वो किसी भी किस्म का हो, उसमें इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा लोगों का लाजमी होता है। और उसका जो मौजू है बस वो ऐसा होना चाहिए कि वो पता चल जाए, उसकी जो उसकी सुर्खी है वो तवज्जो खींच ले फौरी तौर पे कि क्या है। और ख़ास तौर पे जो लेआउट होती है, लेआउट जो होती है वो बड़ी मैटर करती है। जैसे आप हम लोग मेकअप करते हैं या हम लिबास पहनते हैं, और उसमें कलर का ख्याल रखते हैं कि अब मैंने कलर कौन सा पहनना है, और उसकी मैच कलर स्कीम बाकायदा होती है, मैच करते हैं। इसी तरह तैयारी व्यारी भी जो भी करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं। इसी तरह हम जो अखबारात में छापते हैं, उसकी जो लेआउट है, वो डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। उसकी कलर स्कीम मैटर करती है, उसकी सुर्खियों का जो उसके अल्फाज हैं वो मैटर करते हैं, और वो फिर इंटरेस्ट उससे बढ़ता है। ख़ास तौर पे जो उसमें ख़ास चीज़ है कोई, उसको आप हाईलाइट कर दें, और जिन लोगों का इंटरव्यू लिया है आपने उसमें, उसको हाईलाइट कर दें। जो आपने डाटा इकट्ठा किया है उसको हाईलाइट कर दें, ठीक है। तो वो आपका फ़ौरन वो तवज्जो खींचेगा, और आपका वो उसमें इंटरेस्ट बन जाता है लोगों का। तो ये देखिए कॉलम में भी सिचुएशन है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था। एक कॉलम के अंदर हम वही मटेरियल दे सकते हैं अपनी राय इसमें शामिल करके, लेकिन ना हम उसमें तस्वीर दे सकते हैं, ना उसमें हम कोई बहुत ज़्यादा उसमें मतलब है कोई लेआउट खूबसूरत कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉलम का एक मखसूस फॉर्मेट है। अंग्रेज़ी सहाफ़त में हो, उर्दू सहाफ़त में हो, वो वैसा ही रहता है। उसमें मखसूस एक उन्वान आता है, ज़्यादा होगा, तो जो कॉलमिस्ट है उसकी तस्वीर आ जाती है। अक्सर वो भी नहीं होती थी, पहले तो वो भी नहीं होती थी बाज़ बार, वो लाज़मी अब आ जाती है, ठीक है। तो उसमें उसका उसमें अब क्या लिखा हुआ है, डाटा है, इंटरव्यूज़ हैं, लोगों से बातें हैं, सब बेशक आप डाल दें, लेकिन वो एक एक तसलसल से लिखा होगा आपने, कोई सुर्खी होगी, कोई सब हेडिंग नहीं होगी। और इसलिए ये वो कह लें कि ज़्यादा कम कम इंटरेस्ट होता है। लेकिन ये है कि जो ज़्यादा एडिटोरियल पेजेस को पढ़ने के आदी लोग होते हैं, जैसा कि कल भी स्टूडेंट ने कहा था कि आजकल लोगों का इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लोग इन चीज़ों को नहीं देखते। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब लोगों का जो डिजिटल मीडिया पे ज़्यादा या फोकस है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ज़्यादा फोकस है उसमें। लेकिन अभी भी आपने देखा है कि बहुत से लोग जो हैं
अखबारात पढ़ते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो अखबारात पढ़ते हैं, वो एडिक्टेड हैं। जैसे कुछ चैन नहीं आता, सुबह चाय पीनी है, साथ सुबह अखबार पढ़ना है। तो आपकी जो जनरेशन यूथ है, हमने देखा है ज़्यादातर लोग जो हैं, जिनके पेरेंट्स शुरू में अखबार लेते रहे हैं, वो थोड़ा बहुत उनको हल्का सा इंटरेस्ट है इस पे, सर्विस बहुत ज़्यादा करवाए जा चुके हैं और काम भी इस पे बड़ा हुआ है। लेकिन जो आपकी जनरेशन है, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, तो आप लोग नहीं इस चीज़ को समझ पाते कि हम अखबार क्यों पढ़ें या किताब क्यों पढ़ें। जैसा कि उसामा कादरी ने शुरू की क्लासेस में बहुत ऐसे क्वेश्चंस किए थे, मुझे याद है कि हमारे पास तो एक डिजिटल एक सारा मीडियम है, हमें क्या ज़रूरत है कि हम अखबारात को पढ़ें या किताबों को पढ़ें। तो फिर मैंने यही मिसाल उस वक्त दी थी कि हमसे ज़्यादा वेल इक्विप्ड जो लोग हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो वहाँ किताबें पढ़ने का भी जो रुझान ज़्यादा है, और वहाँ लाइब्रेरीज़ आज भी आबाद हैं, और वहाँ लाइब्रेरीज़ में रिसर्च होती है। क्योंकि हमारी कौम जो है वो रिसर्च से पीछे है, हम लोग रिसर्च नहीं करना चाहते। रिसर्च गैजेट से नहीं होती, रिसर्च लाइब्रेरी से होती है, रिसर्च ऑथेंटिक सोर्सेज से होती है। रिसर्च के जो कंडक्ट करने के तरीके हैं, जैसे कि आप पेपर पढ़ भी रहे हैं, मुझे बता रहा था कि आप आजकल बिहेवियर रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा बिहेवियर रिसर्च में क्वेश्चनेयर्स हैं, ये तो जनरल एक है ना, लेकिन जब आप उसको डाटा इकट्ठा करते हैं, मटेरियल इकट्ठा करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च आपने देखी होगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस दरकार होते हैं आपके आर्गूमेंट को साबित करने के लिए। तो उसके लिए फिर आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज तक जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह कल हम जो बात कर रहे थे, मैंने वो आपको खोल लें, वो जो हमारा पेज मैंने कहा था आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसामा कादरी से ही बात करते हैं कि मैंने एक कल फीचर भेजा था आपको रोज़नामा दुनिया का, कि जंग अजीम जो हुई, उस बड़ा मज़ेदार उस बंदे ने टॉपिक से चूज़ किया था कि जंग अजीम जो है उसके दौरान जो है, क्या आपने वो कॉलम का क्या मौजूद था, आपने सॉरी फीचर का तो आपने पढ़ा है कल? उसामा कादरी प्लीज, उसामा कादरी क्लास में। जी सर, मैं क्लास में हूँ और सर मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। जी वो मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है कल ही ना, जी तो जी सर, वो आ उसमें गया आप सर। खोलेंगे तो फॉर्म, उसमें मैं, वो आपने फिजा पढ़ा ने नहीं घर पे, मैंने कहा था पढ़ लीजिएगा कि हम डिस्कस करें। सर, पहली जंगे अजीम और अहम इजादात। हाँ, नहीं इसे पढ़ने जी की सर। जरूरत नहीं है, मतलब आपने इसको पढ़ा है तो इससे आपको क्या क्या अंदाजा हुआ कि कितनी उसने अच्छा एक टॉपिक चूज किया है। और उसने ये बताया है कि पहली जंग अजीम के दौरान, यानी हमें तो यही एक तासुर मिलता है ना कि जंग अजीम जब जंग होती है तो तबाही आती है, एक सारी जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, रुक जाती है, और खून खराबा होता है। उसने एक बिल्कुल एक अलग डोमेन में जाके बात की है, पहली जंग अजीम के हवाले से ही, कि दुनिया की जो पहली बड़ी जंग हुई, इसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। उसमें उसने कहा कि उसमें शहर तो खंडरात में बदले ही हैं, लाखों जानें भी ज़ाया हुई हैं, इंसान बुनियादी ज़रूरतों को तरसता रहा होगा, खाना पीना नहीं होगा, बुरा हाल होगा। लेकिन कहते हैं कुछ लोगों ने इस माहौल में भी एक पॉजिटिव चीज़ पैदा कर ली है। बताया कि उसमें कुछ अच्छे काम भी उस दौर में हुए, कि हम उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक रोशन पहलू भी होता है किसी भी डार्क पहलू का। तो जैसे हम अक्सर सुनते हैं, तो इन साहब ने अपने फीचर के अंदर इस बात को हाईलाइट किया है कि जैसे इंट्रो में उन्होंने जिक्र किया है कि पहले जंग अजीम में शहर के शहर खंडरात में बदल गए, लाखों जानें ज़ाया हुई, इंसान बुनियादी ज़रूरतों को तरसता रहा। लेकिन इस घिनौने माहौल में कुछ मुबसरीन ने जंग की तबाहकारियों को पसे पुश डालते हुए जंग के चंद अच्छे पहलू भी तलाश कर लिए। यानी एक मौजू बड़ा कितना इंटरेस्टिंगली है, यानी जंग से जो फौरन तासुर हम सब का आता है वो तबाही का ही आता है। उसने उसका जिक्र किया है अपने इंट्रो में कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन साथ उसने बताया कि इस तरफ कुछ और पहलू भी आए हैं कि अमेरिका ने इस जंग को टेक्नोलॉजी के इर्तका से, यानी एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी तरीके से ताबीर किया है। वो कहते हैं कि इस दौर में, इस जंग के दौरान कई अहम इन्वेंशन हुई, इजादात हुई, जो नेशनल वर्ल्ड वॉर म्यूजियम में आज भी महफूज हैं, अमेरिकन ने की हुई। तो अब अंदाजा लगा लें कि उसका उसके हवाले से उसने इसको फीचर का मौजू बनाया। तो बड़ा एक दिलचस्प है। तो फीचर इस तरह का होता है,
अब ज़ाहिर है मैंने पहले आपको भेजा है एक जंग का जो फीचर है उसमें तस्वीरें, इसमें जब ये फीचर छपा होगा, ये तो सिर्फ उसका टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं। अब उसने जैसे लिखा है रुई की जात, तो कलाई की घड़ियां, अब उसमें जो असल छपा होगा उसमें सब तस्वीरें भी लगी हुई हैं, वो म्यूजियम की तस्वीरें भी लगी हुई हैं, वो सारा कुछ लगा हुआ है। उससे क्या होता है कि पूरा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। और अभी हम हमारे सामने तस्वीरें नहीं हैं, फिर भी हमें नजर आ रहा है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मटेरियल मौजूद है। तो ये है फीचर। इसको जरा जिन्होंने पढ़ा है वो मुझे इस पर कुछ थोड़ा बात राय दें प्लीज। जी रुबाब, आप भी राय दें इस पर। तो रुबाब जफर क्लास में। जी सर, क्लास में ही है वो। आवाज नहीं आ रही। खालिद आप आ गए क्लास में? मेरा ख्याल है माइक का मसला उनका कोई। सर फिजा का मैसेज आया कि उसको ऐड कर मुजाहिद दें क्लास में। जी मुजाहिद, आपने अगर आपने पढ़ा है तो आपको डिस्कस करें, मैं उतनी देर जी आपकी जी आपकी जी। अटेंडेंस का करता हूँ। जी जी सर, आप मुझे मैंने। आपने कॉल, अगर ये फीचर पढ़ा है तो मुख्तसर सा बताएं कि आपको उससे क्या आपने इससे ज्यूम किया है, इससे आपको क्या आइडिया हुआ है कि एक फीचर जो है वो क्या शो करता है जो हमें कॉलम में नजर नहीं आता। जैसे आपको मैंने फीचर लिखवाए भी थे और आपने आप लोगों ने मुझे भेजे भी हैं, और बाद लोगों के बड़े इंटरेस्टिंग फीचर हैं उसमें, डाटा मेरे जी पास पड़ा सर। हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि ये इस मौजू पे आपके जहन में कोई ऐसा ख्याल था, जैसे जंग होती है, हर चीज तबाह होती है, तो फौरन ख्याल नहीं आता या ऐसा भी कुछ सोचा जा सकता है? क्या ख्याल है आपका? सर बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल सही बात की कि जंग होती है तो यही सब सोचते हैं कि तबाही, सब सोचते हैं कि तबाह बर्बाद हो गया होगा और नस्लें तबाह हो गई होंगी और घर वगैरह सब टूट गए होंगे, मुल्क मईशत खराब हो गई होगी। लेकिन इन्होंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से इनको फीचर लिखा है इन्होंने। मतलब एक जंग का भी एक पॉजिटिव साइड इन्होंने लिख दी। और उसमें जो रुई वाली जो चीज थी ना सर, वो भी मैंने पढ़ी थी कि 1914 में दो मुलाजमीन ने रुई की जो जख्मियों को बचाने के लिए रुई तैयार कर ली थी मशीनों से। लकड़ी के गूदे से कोई रुई बना ली थी। तो वो जो जख्मी थे ना, उनके खून रोकने में काफी मदद मिली थी। तो ये रुई की इजाद हुई थी 1914 में। तो हाँ, और उसके बाद जो उन्होंने तो रुई तो समझते हैं, रुई तो आप सब समझते हैं ना कि जो जिससे घर में के बचपन में रजाइयाँ लेते थे, तकियों में पहले रुई भरी जाती थी, आपको याद होगा। तो रुई आजकल उसका इस्तेमाल कम हो गया है। आपकी मैं यूथ कुछ पता ही नहीं, पता मुझे नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन ये कुछ अर्सा पहले तक हर चीज़ में रुई होती थी, और रजाइयों में रुई भरी जाती थी, तकियों में रुई होती थी, पिलोज में। अब तो खैर उन्होंने और चीज़ें भी आ गई हैं, बहुत और मटेरियल आ गए। तो आपको याद होना है कि रुई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता था। जी जी सर। सर उसके बाद ये उन्होंने एक रा फॉर्म बनाई थी, तो उस वक्त भी मदद मिली थी। और उसको बाद में वक्त के साथ साथ उन्होंने और बेहतर कर लिया। और अब वही चीज जो इसमें फीचर में भी लिखा गया है कि अब कोई अस्पताल ऐसा नहीं है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता जहाँ पे रुई ना हो। देखिए सर, वो बिल्कुल ऐसा, जंग में उन्होंने बनाई थी। मतलब वही वही जो रुई का इस्तेमाल जो उन्होंने मेडिकल के लिए किया, वो बाद में दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल हुआ, घरों तक पहुंच गया। और आज भी हॉस्पिटल्स में रुई का ऑल्टरनेटिव आपके पास कोई नहीं होता, रुई आपको यूज़ करनी पड़ती है। तमाम जो सर्जन जो हैं, तमाम ऑपरेशन बड़े बड़े जो हैं, उसमें रुई का इस्तेमाल होता है। और आप देख लें कि छोटी मोटी भी चीज़ होगी तो उसमें रुई का। तो एक जंग के दौरान इंसान को कई चीज़ें जो है उस वक्त इन्वेंट भी हुई हैं, उसका जिक्र हुआ है। इस तरह और भी चीज़ें हैं, मैं अटेंडेंस लगा लूँ आप लोगों की, उसको हम देख लेते हैं। लाइबा इरफान, लाइबा इरफान ने कोई कल मैसेज आया था, बीमार हैं आज, उनकी तबीयत, कोई मैसेज आया उनका किसी किस्म का, कोई CR GR? लाइबा इरफान, समीर अहमद, एहसन सजाद, बुशरा रमज़ान क्लास में, बुशरा रमज़ान क्लास में, हुरिया अजहर, सॉरी हमजा अजहर,
हमदा अजहर क्लास में? ईमान नईम, बरेरा, बरेरा क्लास में? उसामा खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उसामा कादरी, उसामा कादरी प्रेजेंट सर। हुरिया फरजीन, Present, sir. मोहम्मद एहसन रजा, Present, sir. मैर अख्तर, सर उमैर अख्तर का मैसेज आया, कहने मैं काफी देर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सर से सवाल भी पूछना है लेकिन आवाज नहीं जा रही उनकी। अच्छा शायद कोई माइक का उनका मसला होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। ठीक है। मुजाहिद हुसैन, जी सर प्रेजेंट। फिजा, Present, sir. मोहम्मद मुदस्सिर आजम, अब्दुल्ला कुरैशी, मुनीब तबस्सुम, सर तबस्सुम का ग्रुप में मैसेज आया भी, उसकी कॉल ड्रॉप हुई है। अच्छा ठीक है। खालिद महमूद, खालिद को फोन करो कि वो सोया ना हो अभी तक। रुबाब सर जफर, 2 दफा किया, वो उठा ही नहीं रहा। रुबाब जफर, Present, sir. मोहम्मद अली कुर्बान, Present. मोहम्मद हमजा जाहिद, Present, sir. हारिस बिलाल, Yes, present. मोहम्मद शिराज, मोहम्मद बिलाल। Yes, sir. Sir, कुछ लोगों ने Mohammed ड्यूरिंग Shah class. अटेंडेंस ज्वाइन की है, मैं उनकी अटेंडेंस दोबारा बोल देता हूँ। मैंने उनको अभी क्लास में एडमिट किया है। एक तो लाइबा इरफान क्लास में नहीं है मेरे ख्याल अभी तक स्टिल, समीर अहमद, एहसन सज्जाद, हमदा अजहर, बुशरा रमज़ान, हमदा अजहर हो गई। अच्छा सर ईमान ये नईम, जी बोलें। सर बुशरा का भी मैसेज आया, कह रही है वो नेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्लास में हूँ लेकिन। हाँ मैंने उनका नाम देखा तभी शो हो रहा था। हमदा अजहर, ईमान नईम, बरेरा उबैद, ये क्लास में भी आई थी। बरेरा आप आ गई क्लास में? अभी इनको मैंने एडमिट किया है क्लास में, लगता है इनके कोई इंटरनेट इशू आ रहा है, एक्टिविटी आ रही है जा रही है। और मोहम्मद मुदस्सिर आजम, अब्दुल्ला कुरैशी, खालिद महमूद, मोहम्मद शिराज। ठीक है, ये एब्सेंट है। जी हम बात कर रहे थे जी, मुजाहिद आप कंटिन्यू करें। एक तो रूही Excuse की me, sir. बात की है हमने। जी 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 बोलें। Sir, sorry to interrupt you. Sir, मोहम्मद शिराज क्लास में आए थे, उनका माइक का इशू है सर। वो स्टार्ट से क्लास में हमारे साथ। क्लास में ठीक है। जी सर। सर एहसन सजाद प्रेजेंट।
अच्छा जी, एहसन भी आ गए हैं, मोहम्मद शिराज भी आ गए हैं, ठीक है। शिराज का अच्छा, मोहम्मद शिराज सेकंड लास्ट हैं, ठीक है। चलें जी, कंटिन्यू करें अपना, हम बात कर रहे थे, मैंने कर दिया अपडेट उनकी अटेंडेंस को। जी जी, कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह। जी सर, इसमें प्लास्टिक सर्जरी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो अब आज के दौर में हम सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी मतलब अभी भी उसको बहुत ही एक मुश्किल चीज समझा जाता है सर, कि जी प्लास्टिक सर्जरी, उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। लेकिन ये भी उसी दौर में इन्वेंट की गई थी, जो जब फौजी उनके जख्मी आते थे, किसी का हाथ नहीं होता था, किसी की टांग नहीं होती थी, तो जो वहां पे उन्होंने कोशिशें की थी कि डॉक्टर्स ने, तो वो चीजें वो आज भी उनकी जो सोच थी उसको आज भी अप्लाई किया जा रहा है। प्लास्टिक सर्जरी जैसे जो ऑपरेशंस हैं वो उसी से 1920 से सर, एक यानी किताब भी थी। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज ही फायदा नहीं उठाते अपने आप को नौजवान दिखाने के लिए, क्योंकि उनकी तो जरूरत होती है, ज़रा सेलिब्रिटीज की जरूरत होती है, उन्होंने पैसा कमाना होता है उससे। तो लेकिन असल में जो उसका मकसद सेलिब्रिटीज के लिए नहीं बनाना था प्लास्टिक सर्जरी, वो ये था कि जंग के दौरान जो लोग अपने उनको प्रॉब्लम्स आई हैं, उनके जिस्म के अज़ा जो हैं वो ज़ाया हो गए हैं, और वो या चेहरा ख़राब हो गया है या कोई और प्रॉब्लम हुआ है, उनको उनकी रिपेयरिंग था, उनको वापस ज़िंदगी की तरफ लाना था। देखें, एक तो रुई का देख रहे हैं इस्तेमाल मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका ताल्लुक भी मेडिकल से जुड़ा हुआ है, कि उनकी उनकी ज़िंदगी को दोबारा उन्हें ज़िंदगी की तरफ लाना, उन्हें फ्रस्ट्रेशन से निकालना। और ज़ाहिर है कि एक बंदे की टांग नहीं है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, उनका चेहरा बिगड़ गया है, कोई और इशू हो गया है, तो वो किसी हद तक उनको जिस्म की रिपेयरिंग करके उसको वापस साइकोलॉजिकली उसको दोबारा एक ज़िंदगी में लेके आना बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एक कारनामा है इंसानियत का। तो ये भी ज़ाहिर है, इसका उन्होंने बताया। इसके अलावा कोई तीसरी बात बताइए, कोई और बता दे बेशक, आपके अलावा कोई किसी और ने पढ़ा तो। जी सर, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। सब शेयर किया करें, ताकि एक तो मैं इंटरेक्शन क्लास में होता है, इसका क्लास पास पार्टिसिपेशन का मैंने बताया था, इसके मैंने नंबर लगा रखे होते हैं, मैं हमेशा क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर देता हूँ। तो आपने जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ज़रा मुझे याद भी रहते हैं, टीचर को याद रहते हैं, तो पार्टिसिपेशन के स्पेशल 10 नंबर हैं जी। जी सर, इसमें सर जैसे कि उन्होंने बताया कि इसमें यही बताया गया कि पहली जंग अजीम में जिसने शहर के शहर खंडरात में बदल दिए थे और लाखों जानें ज़ाया हुई थी। तो इसके बहुत सारे जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे जो अच्छा, उन्होंने जो है ये सॉरी फॉर इंटरप्शन, किसी मलिक साहब ने, मुनीब ने शायद ये मैसेज किया हुआ है, मगर मलिक मुनीब तो वही है, कि couldn't join it, even my internet is working perfectly। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उनका ज्वाइनिंग ना हो रही हो? ट्राई अगेन। अब मुझे उनका नंबर जरा सेंड करें, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ यहाँ ना, प्लीज़। अपना मुझे अपना रोल नंबर भेजो भाई, मैं आपको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ डायरेक्ट जो है। सर मैं भेजती हूँ रोल नंबर। ये बात को मैंने इसलिए वो लिंक भी भिजवाया है ग्रुप में, वहाँ से ज्वाइन कर लें। अगर आपको इस तरह ज्वाइन करने में मसला आ रहा है ना, तो लिंक से ज्वाइन हो जाना चाहिए, इसलिए मैं लिंक भिजवाता हूँ। मुनीब से कहीं वहाँ से ज्वाइन करें, फिर भी ज्वाइन नहीं होता तो मैं उनको भी यहाँ ऐड कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है जी। आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी सर। तो इसमें पहली जंग अजीम के बारे में बताया गया है जिसने शहर के शहर खंडार में बदल दिए थे और लाखों लाखों जानें ज़ाया हुई थी। तो उस जंग के कुछ फायदे भी थे और उस जंग में पैदा होने वाली कुछ ये हमने बात कर ली, ये पहले जो क्या हुआ था, अखबारात से तैयार करदा कपड़े, ये बड़ी मजेदार चीज़ है। यानी रुई तो जी ईजाद सर। हुई, प्लास्टिक सर्जरी तो हुई, लेकिन अखबार यानी जो अखबारात होते हैं उसके बाद वेस्ट हो जाते हैं ना, आप लोग रद्दी वर्दी दे देते हैं, उससे उन्होंने कपड़े तैयार कर दिए। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा है।
कि बरतानिया ने जब जर्मन फौज का मुआसरा कर रखा था, यानी वो पता ना, जर्मनी जो था वो एक पार्टी था, और उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया था। आपको याद होगा, आपने वो खिलाफत मूवमेंट भी पढ़ा होगा। तो जर्मनी को शिकस्त जो हुई थी, तो एक्चुअली वो सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई थी, क्योंकि वो उसका एलाई था। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, आपको जेहन में आ गया, और रिकॉल करें, इंटरलिंक करें इन चीज़ों को, तो आप मुसलमानों को इससे नुकसान भी हुआ कि हमारी जो 600 साल पुरानी सल्तनत थी वो इस जंग के नतीजे में ख़त्म हो गई। और मुसलमान यहाँ हिंदुस्तान के भी परेशान थे कि हमारे जो सेक्रेट प्लेसेस हैं, मदीना शरीफ हैं, मक्का मुअज़्ज़मा हैं, उनको खुदा ना खास्ता इत्तेहादी फ़ौजें नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ये वो दौर है, और सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया, मुसलमानों का इक़्तिदार एक्चुअली पूरी दुनिया से एज अ सुपर पावर ख़त्म हो गया। उसके बाद मुसलमान अभी तक बहुत बड़ी कोई एम्पायर उसके बाद ना बनी, ना बस दौर भी ख़त्म हो गया है। ये उसी दौर में बरतानिया ने जर्मन फ़ौज का मुआसरा कर रखा था, और फ़ौजी और ग़ज़ाई साजो सामान की नकलो हमल जो है, यानी तरसील उसको पहुँचाने का जो तरीक़ाकार है वो ख़त्म हो चुका था। तो हर चीज़ की किल्लत पैदा हो गई थी, ठीक है, कमी पैदा हो गई थी, चीज़ों की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई थी। चुनांचे फ़ौजियों ने क्या किया कि अखबारात को डाई करके, डाई करना समझते हैं, जो डाई करते हैं, अखबारात को डाई करके कुछ केमिकल्स मिला के कपड़े तैयार किए, और कार्ट नामी मुहक्किक ने जंग अज़ीम अव्वल में इस किस्म के कपड़ों का इस्तेमाल तस्दीक की है। यानी अंदाज़ा लगाएं कि उससे उन्होंने कोई ना कोई मसले का हल निकाला और उसको कपड़ा तैयार किया। ये बड़े मज़ेदार चीज़ है। फिर प्लास्टिक सर्जरी की हम बात कर चुके हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये से ये पता चलता है कि बाज़ चीज़ें, बाज़ डार्क पहलू में हम बाज़ रोशन पहलू भी ढूंढ सकते हैं। एक्चुअली ये फीचर राइटर ये बताना चाह रहा है हमें। इसका हम कॉलम भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको कॉलम लिखें, कोई बंदा इन्हीं बातों को कॉलम में लिखना चाहेगा तो कैसे लिखेगा? ये फिजा आप बताएं। जी फिजा। जी सर। सेम बातें जो हमने ये पढ़ी हैं, जो एक फीचर राइटर ने लिखी हैं, कि इसका डार्क पहलू था जंग का, जिसमें तबाही बहुत ज़्यादा आई, और एक उसका ब्राइट पहलू ये है कि उसमें इतनी ज़्यादा इन्वेंशंस भी हो गई। इसका हम एक कॉलम भी हम लिख सकते हैं, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप इस पर कॉलम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे उस पर? सर सबसे पहले कॉलम के लिए मतलब यही होगा कि एक तो ये कि मुझे इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली ये एक कॉलम तो नहीं है जिसकी बेस फीचर नहीं है जिसकी बेस पे मैं पूरा एक कॉलम नया लिख सकती हूँ। मतलब मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन कम है, और फिर इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कम है सर, उसके अंदर डेट्स नहीं है। तो मैं कॉलम के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स की जगह डेट्स ऐड करूंगी, स्टैट्स ऐड करने की कोशिश करूंगी। और इसके अलावा मज़ीद इस तरह की जो चीज़ें मतलब जंग-ए-अज़ीम में अव्वल में हुई, उससे रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको ऐड कर सकती हूँ। और फिर दूसरा ये कि मैं उसपे अपना ओपिनियन दे सकती हूँ कि मतलब ये आज के ज़माने में कहाँ पर फ़ॉल कर रही हैं, करंट सिचुएशन में ये क्या है, इन सब चीज़ों की अभी नई सूरत-ए-हाल, मतलब एक कंपैरिज़न हो जाएगा कि ये पुरानी चीज़ें और नई वाली चीज़ें में मतलब अभी तक कितनी जिद्दत आई है, मतलब ये कितनी इनोवेटिव इनको मज़ीद कर लिया गया है। जैसे प्लास्टिक सर्जरी है, तो वो अब करंट सिचुएशन में कहाँ फ़ॉल कर रही है, और घड़ियाँ हैं, तो वो अब कहाँ फ़ॉल कर रही हैं। रुई का तो ख़ैर इतना वो नहीं है, मतलब जो जहाँ से स्टार्ट हुई अभी तक वो उसी तरह है, और अब एक मतलब एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हॉस्पिटल्स का। और इसके अलावा सर अख़बार से बने हुए कपड़े, अभी वो अगर म्यूज़ियम्स में हैं तो उनकी क्या मतलब मैं पिक्चर्स ऐड कर सकती हूँ। और अभी अगर उस तरह का कोई यूनिफ़ॉर्म बनता है तो वो भी एक हो सकता है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है ऐड करने के लिए। जी, उसामा कादरी, आप क्या लिखेंगे इसी को? कैसे, किस स्टाइल में आप इसको डिस्कस करेंगे? सेम इंफॉर्मेशन को अगर आप कॉलम लिख रहे हैं, अभी आपको लिख रहे हैं कॉलम कहा जाए, इसी मटेरियल पे जितना जी। है हमारे पास, तो इसको किस तरह, उसका आगाज कैसे करेंगे? आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें? जी। सर कल आपने ही बात कही थी कि कॉलम के लिए आपको नॉलेज चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई फीचर तो सर आप शुगल मेले में लिख लेते हैं
और अपने लिमिटेड नॉलेज में। लेकिन सर जब कॉलम की बात आती है ना, तो हर चीज़ के ऊपर फिर अब आपको नॉलेज और वो गिरफ्त चाहिए होती है। आपने कल बताया कि हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, हमें हिस्ट्री को जानना पड़ता है। तो अभी फ़िज़ा ने भी कहा कि अगर मुझे सर लिखना पड़े तो मैं फिर इन चीज़ों की हिस्ट्री को निकालूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जिस तरह ये आपने अख़बारात का कहा, तो किस बंदे ने ये अख़बारात से कपड़े बनाने का सोचा, उस बंदे की डिटेल्स क्या हैं, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, और सर फिर वो मतलब ये इतना इनोवेटिव उसने रास्ता कैसे निकाला। रुई वाला जो बंदा है जिसने रुई बनाई, तो उसके बारे में हमें इन्फो निकालनी पड़ेगी, और सर फिर उसको और टू द पॉइंट लिखना पड़ेगा सर। जब हम उसको कॉलम में लिखेंगे, और फिर हम इधर-उधर की बातें नहीं कर सकते। तो आई थिंक उसको ज़रा प्रिसाइज़ करके और बड़ा टू द पॉइंट और न्यूज़ वर्दी टाइप बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। ये ऐसा आप भी ऐसे भी क्लास में ये ऐसा आप कैसे करेंगे इसको कॉलम को, अगर आप इसमें लिखते हैं तो क्या ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे, या आपके ख्याल में आपका स्ट्रक्चर क्या होगा इसका लिखने का? एहसन रजा क्लास में, एहसन रजा। हेलो हेलो ये मेरी आवाज़ आपको सुनाई है? मेरे को माइक का मसला चल रहा है। चलें, हुरिया फरजीन क्लास में जी। हुरिया, आप अगर सुन रही हैं हमें, तो आप बताएं कि आप इसी टॉपिक को, और आपने सुबह से कल कॉलम देना है अखबार में, तो क्या उस पर क्या लिखेंगी, उसका इंट्रो कैसे देंगी, और क्या आप इसमें आगे पीछे करना चाहती हैं, इसको कैसे स्ट्रक्चरल चेंज होगा? सर हुरिया फ़ज़ीन क्लास में ही है, शो हो रहा है उनका। ऐसे नज़र के हम उनको सुन रहे हैं, लेकिन वो दोबारा अपना कनेक्शन रिकनेक्ट करें, हमें आवाज़ आ जाएगी। उसको मैसेज कर दें, अपना अपना फिजा उसको मैसेज करें, वो जी मैसेज सर, करें। हाँ, मैसेज कर दें उन्हें कि वो हम उनको सुन तो रहे हैं, ये कोई इशू आ रहा है उनका, दोबारा कर दें, रिकनेक्ट हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मैं इसमें तुझे अपना राय दूंगा कि अगर ये इसको हम, जैसे आप अभी फिजा ने बताया, आप अपने इसने उसामा ने बताया, मैं इसे नहीं लिखूंगा ना। मैं यहाँ से सिर्फ आइडिया लूंगा, ये सच डिटेल भी शायद ना दूं। अब वो क्या करूंगा मैं, इसलिए मैं कहना चाह रहा था पहले कुछ आप लोग डिस्कस करें, फिर मैं अपना एक राय दूं एज अ कॉलमिस्ट, मैं क्या करूंगा इसमें। तो मैं ये करूंगा, जिसे मैंने अभी जिक्र भी किया है, 2-3 चीज़ें मैंने बयान की हैं उसमें, कि डार्क तारीख पहलू में से रोशन पहलू निकालना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मुझे ये आइडिया आया इसमें। इस कॉलम में जिक्र नहीं है इस लफ्ज़ का, इस लाइन का जिक्र भी नहीं है, ना ही उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया है। मे भी उनके जहन में हो, लेकिन उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन मैंने एज अ कॉलमिस्ट सोचा है कि इसके अंदर से ये तारीख पहलू में से, जैसे आजकल आप लोग सब नेगेटिव उमूमन सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़े अपना काम कर रहे हैं, और हर वक्त खासतौर पर यूथ जो है बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, और अब खासतौर कोरोना की वजह से और मामला बड़े अजीबोगरीब हुए हुए हैं, तो एक अजीबोगरीब सी फ्रस्ट्रेशन फैली हुई है। उसमें मैं ये सोचूंगा एज अ कॉलमिस्ट कि यार मैंने ये फीचर पढ़ा है, रोजमर्रा दुनिया आया है, जंग आया है मेरे सामने, तो मैं चूंकि अब फर्ज किया मैं रोजाना दूसरे या तीसरे दिन कॉलम लिखता हूँ अखबारात में, मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, तो अब कॉलमिस्ट को मौजू चाहिए होता है, उससे चाहिए होता है क्या, कहाँ से उसके कोई रात ख्वाब में तो नहीं आता मौजू जो है कि उसे किस पे लिखना है। तो मैंने एकदम फीचर पढ़ा है, तो मुझे एकदम क्लिक किया है। इसका मतलब है क्या ज़बरदस्त इसका जो सब्जेक्ट है, तो क्यों ना इसमें मुझे ख्याल आएगा कि आजकल नेगेटिविटी चल रही है कोरोना की वजह से, एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है वो वेव्स जो हैं वो हर तरफ फैली हुई हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन है हर तरफ सोसाइटी के अंदर। तो मैं कहूँगा कि देखिए कितना उस वक्त जंग अजीम अव्वल में, जब लाखों लोग मारे गए, जब हर तरफ लाशें
बुरा हाल, धुआं और तबाही थी, डिजास्टर था, उसके अंदर एक रोशन पहलू भी नजर आ रहा है। तो मैं इस पे नहीं लिखूंगा ये फैक्ट्स लूंगा, यहाँ से मुझे आइडिया मिला है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आइडियाज कहाँ से आते हैं, यानी फीचर के आइडियाज कहाँ से आते हैं, या क्या कहते हैं कॉलम के आइडियाज कहाँ से आते हैं। तो मैं कॉलमिस्ट हूँ, मैंने फर्ज किया हफ्ते में 2 कॉलम देने हैं, 3 कॉलम देने हैं, 1 कॉलम देना है। तो मुझे होता ही है मैंने किस पे लिखना है, क्योंकि आप हजारों कॉलम लिखे हुए हैं, उस पर भी लिख लिया, उस पर भी लिख लिया। अब बार बार ये एक ही मौजू लिखे जाना है, तो बंदा खुद बाजार होता है, पढ़ने पर भी बाजार होता है, अछूते मौजू। अब ये तो छप गया हुआ है, अब मैं ये तो लिखने से रहा क्योंकि ये मैंने सारा वहां से कॉपी कर लिया, ऐसे नहीं होता। यहाँ से आइडिया आया है कि तारीख पहलू में रोशन पहलू तलाश करना। उसमें मुझे फिर परवीन शाकिर का शेर याद आ जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, मुताला बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा आपका जब एक्सपोजर बहुत करता है, चाहे वो लिटरेचर का हो, हिस्ट्री का हो, सोशियोलॉजी का हो वगैरह। अब मुझे परवीन शाकिर का शेर याद आ जाएगा। वो शेर ये है, उसका मैं मिसरा जो है ना, वो अपने कॉलम का उसका टॉप उन्वान दूंगा। वो क्या है, शेर क्या है? रात हरचंद के साजिश की तरह है गहरी, रात हरचंद के साजिश की तरह है गहरी, सुबह होने का मगर दिल में यकीन रखना है। प्रवीण शाकिर का शेर है। अब ये मिसरा मैं उसका रखूंगा, सुबह होने का मगर दिल में यकीन रखना है। ये तारीख में से रोशन पहलू तलाश कर रहा हूं मैं, और मैं आगाज यहीं से करूंगा। प्रवीण शाकिर ने क्या खूब कहा है कि रात हरचंद के साजिश की तरह है गहरी, सुबह होने का मगर दिल में यकीन रखना है। अभी इधर की बात है कि मेरी नज़र से एक फीचर गुजरा जो हमारे किसी दोस्त ने तहरीर किया था। उसमें उसने जंग अजीम अव्वल की तबाहकारियों का जिक्र किया। ये वही दौर था जब हिंदुस्तान के मुसलमान तरीके खिलाफत शुरू किए हुए थे और ताज बरतानिया लर्ज रहा था। ये आगाज हो रहा है जी कॉलम का। समझ आ रही है मेरी बात? तारीख भी आ गई, लिटरेचर भी आ गया, उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप करने की कोशिश की मैंने। बात समझ में आ रही? ताज बरतानिया उस पर लर्ज रहा था, ठीक है। हिंदुस्तान के मुसलमान और उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के साथ मिलके बरतानवी साम्राज्य को उन्होंने मुश्किल में डाला हुआ था। इसी दौर में जब वहाँ इन जंग अजीम अव्वल के वो तमाम इलाके जहाँ जंग के असरात पहुँचे, वहाँ लाशें थीं, कटे फटे जिसाम थे, तबाही थी, धुआं था, बीमारी थी, ये सब कुछ था। लेकिन वहाँ उम्मीद की कुछ किरणें भी उसी दौर में कुछ अजहान ने, दुनिया के अजीम दिमागों ने सोची। इससे मुझे अचानक ये ख्याल आया कि इन बहुत ज़्यादा तारीकी से रोशनी भी निकलती है, बहुत ज़्यादा नाउमीदी से उम्मीदी पैदा होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इसी का जिक्र किया है कि नाउमीदी कुफर है, मेरी रहमत से कुफार ही नाउमीद होते हैं। ये कॉलम बन रहा है आपका। मेरी बात समझ में आ रही? सुन रहे हैं आप लोग कि सो रहे हैं? जी सर, सुन रहा हूं। ये तरीका है कॉलम का। मतलब मैं कॉलम लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा, मैं उस मटेरियल को नहीं लूंगा, मैंने सिर्फ वहां से आइडिया लिया है। अब मैं लिखता जा रहा हूँ। अब उसमें लिटरेचर भी आ गया, उसमें परवीन शाकिर भी आ गई, उसमें जंग के वाक़यात थोड़े से आ गए, फिर थोड़ा सा ये जिक्र भी आ गया। थोड़ा सा मैं मजीद तहकीक करूंगा कि उस वर्ल्ड वॉर 1 में दीगर इन्वेंशन और कौन सी हुई हैं उस म्यूजियम में, जिस अमेरिकन म्यूजियम में जिक्र किया हुआ है, वहाँ और क्या है। फिर उस म्यूजियम को कायम करने का ख्याल किसको आया था अमेरिका में से, उसका भी जिक्र होगा लाजमी, उसको रिसर्च करूंगा, वो चीज़ें अपने कॉलम में शामिल कर दूंगा, तो बड़े मज़ेदार सा कॉलम तैयार हो जाएगा। क्यों फिजा, कुछ समझ आई? ये चीज़ आप इधर में ना आई, इसी का एक्सपोजर कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी आपने उसमें लिटरेरी टच भी देना है, उसमें आपने उसमें फिलोसफी का भी टच भी देना है, आपने उसमें अपना जो जैसे बिहेवियर रिसर्च पढ़ रहे हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर जो है, उनकी तमाम मेजरमेंट्स जो आप पढ़ रहे हैं, उसकी मेजरमेंट डिफरेंट होते हैं, वो सारे जो उसकी स्केल्स डिफरेंट हैं, उन तमाम स्केल्स को थोड़ा थोड़ा टच कर लेना है। उसके लिए बहुत एक्सपोजर चाहिए होता है। तो जितना आपका एक्सपोजर बेहतर होगा, उतना आपका कॉलम बेहतर होगा। अब देखते हैं ना, बाज आप कॉलम्स को पढ़ते हैं तब आप कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी चीज़ को अपील कर रही होती है, कोई चीज़, ठीक है ना, हमारे किसी न किसी चीज़ को अपील कर रहा होता है।
तो वो यही होता है कि हम उसके मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल जो है चीज़ों को टच कर रहे होते हैं, उसके इंटरेस्ट को टच कर रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जो सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं हम सब उनको लेके साथ चलते हैं। ये चीज़ें हैं, ये एक मैं इसलिए आपको डिस्कस कर रहा था कि कॉलम के अंदर और फीचर के अंदर और उसके सब्जेक्ट्स को हमने कहाँ से सोच रहे हैं, उनके उन्वानात को, या उसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं। कि खुद तो नहीं ना आएगा, रोजाना आप हज़ारों कॉलम लिखे हुए हैं, तो कैसे कॉलम का ज़हन में आइडिया कैसे आएगा? आइडियाज ऐसे आते हैं, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको एक और रीडिंग भेजी थी, ये हो गया। इसके अलावा मैंने आपको भेजा था, ये आप उसको खोलें, जो मैंने कल रोज़नामा डॉन का जो आपको एडिटोरियल पेज भेजा है, परसों का तो भेजा ही भेजा है, कल का भी भेजा है, वो ज़रा देखें उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हुई हुई हैं। कल का जो डॉन का एडिटोरियल पेज है, प्लीज सारी क्लास खोल ले जो इस वक्त क्लास में है। उमैर, आप क्लास में आ गए? आज सबके माइक बाद जमात खराब हुए में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही? ये आपकी आवाज़ आ रही है। कल का जो हमारा एडिटोरियल पेज है, जिसमें मैंने बताया था कंटेंट वाइज जो है एक एडिटोरियल होता है, जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ देखें। ये एडिटोरियल पे जो फर्स्ट उसका लीड एडिटोरियल क्या है और एडिटोरियल नोट्स क्या हैं। कल आप क्लास में थे तो मुझे बताएं, मैं अपने ग्लासेस पकड़ लूँ। जी बताएं ज़रा। जी सर, मैं बताता हूँ। सर जो एडिटोरियल हमने कल दूसरे अखबार से सर पढ़ा था, सर इसमें जो है ना, ये है रोशन डिजिटल अकाउंट्स शानदार कामयाबी। नहीं, डॉन का। जी सर, डॉन डॉन का का। मैंने निकाला। जी ये फिजा आप देखें, अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। डॉन का देखेंगे आपने, सबसे पहला जो एडिटोरियल है, लीड एडिटोरियल क्या है, और उसके बाद उसके एडिटोरियल नोट्स क्या हैं। एक तो ये आपके उस एडिटोरियल पेज के लेफ्ट साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है एडिटोरियल है, ठीक है। फिर यहाँ जो आप देखें, जो आपका नज़र आ रहा है मलिहा लोधी का, जी सर। डॉक्टर मलिहा लोधी का कॉलम है, ओपिनियन दी हुई उन्होंने, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड अखवान एंड गेम, यानी ये आपका जो अखवान अभी उन्होंने प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडन ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो अभी इंडिया दिया है या फरमाया है कि हम अमेरिकन यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद एक रीजनल जो चेंज आ रहा है, इसमें चाइना भी पता है पार्टी है, पाकिस्तान एक पार्टी है, इंडिया एक पार्टी है, और ईरान का भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मतलब ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो आ जाता है, रशिया है। तो अब उसमें अमेरिकन जब जा रहे हैं तो उसके हवाले से डॉक्टर मलिहा लोधी ने इस रीजनल जो जो चेंज आएगा इस सारे, उसको थोड़ा डिस्कस किया है। तो ये भी करंट अफेयर में आ जाएगा। तो चूँकि डॉन बहुत ज़्यादा पॉलिसी मेकर्स पढ़ते हैं, डॉन को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पढ़ती है, तो उन्होंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। नीचे कार्टून है जो मैंने थोड़ा सा उसको मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है ब्लू उसमें। फिर उसके बाद एक और आप बोले, आप बताएं कुछ। जी स्टेट बैंक के हवाले से है, स्टेट बैंक इंडिपेंडेंस के हवाले से आ रहा है, ठीक है। ये तो फ्रंट पेज है। सेकंड पेज में आ जाए, इसमें आप देखें कि इसके कंटेंट में उसामा साहब के खिलजी का बड़ा अच्छा इसमें उनकी ओपिनियन है। फिर इसमें जी आप बोल नहीं रही हैं, ओरिजिनल सिनर्स हैं। एक बाय उसामा खिलजी है और एक है ओरिजिनल सिनर्स बाय ज़रार खूरो। और ये सर ये भी दोनों ओपिनियन ही है, उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, कॉलम्स है थोड़ो है। और ये उसके बाद नीचे मैंने जो थर्ड पे मैंने मेंशन किया हुआ है, ये एक बड़ा अहम इंग्रेडिएंट होता है एडिटोरियल पेज का, वो होता है लेटर टू एडिटर। लेटर टू द एडिटर जो होता है, या एडिटर के नाम खतूत, बरकी खतूत हों आप जो दे रहे हैं, ईमेल के जरिए आए या वैसे आप खत, आपकी नस्ल तो खत नहीं डालती, तो आप ईमेल्स करते हैं, ईमेल एड्रेस होता है। तो ये लेटर टू एडिटर्स जो होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसमें अखबार की अमूमन पॉलिसी वो जैसे वो कहते हैं नहीं होती, इसमें आपके इलाके में कोई मसला है,
आपको कोई मसला है, आम लोगों को, सिटीजन को मसला है, तो वो अखबार के एडिटर को ख़त लिखते हैं। ये बड़ी पुरानी रवायत है, जब जर्नलिज्म का शुरू में आगाज़ हुआ। और उसमें फिर मुझे शहबाज शरीफ का एक इंटरव्यू याद आ रहा है कि वो कहते थे कि बाकी उनके जो करीबी लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि वो सुबह 7 बजे उठ के जब सारे अखबारात के एडिटोरियल पेजेस के जो है ना, जो लेटर टू एडिटर्स होते थे, उसको चेक करते थे और उसी वक्त ऑर्डर्स जारी करते थे। सदर ज़ियाउल हक साहब की भी ये मेरे वालिद साहब ने बताया था कि जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं, उनकी भी आदत थी कि वो सारे सुबह उठ के तो तहज्जुद पढ़ने के आदी थे, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद वो जो भी अपना कुरान वगैरह पढ़ते थे, उसके बाद वो अखबारात जब सारे आ जाते थे, तो वो सारे अखबारात को लाइन टू लाइन कहते हैं अमूमन पढ़ते थे ऑफिस जाने से पहले। और वो पढ़ने से पहले जो तमाम लेटर टू एडिटर्स वगैरह होते थे, उसमें जो लोगों के मसाइल होते थे, उस पर ऑर्डर्स देते थे बाकायदा। तो आप इसको मजाक ना समझेंगे, आप कहेंगे कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो लेटर टू एडिटर्स को ना सिर्फ देखती हैं, जो बड़े अखबारात हैं ख़ास तौर पे, और वो उस पर फ़ौरन एक्शन हो जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक आम लोगों के लिए बड़ा है कि अगर आप अरबाब इख्तियार अदल जहांगीर समझ लिया, जंजीर अदल लगी हुई है। बास अगर हुक्मरान अच्छे हैं और हुक्मरान अगर आपकी बात सुनना चाह रहे हैं, तो उनके पास बहुत से तरीके होते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो अब सड़कों पर निकल आएँ। जो सिक्योरिटी के मसले हैं, तो इन जगहों से भी वो अवाम के मसले हल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसी तरह डॉन की बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि एडिटोरियल पेज पे वो फ्रॉम द पास्ट पेजेस ऑफ डॉन, वो एक तारीख का एक उसमें जो आप डॉन बहुत पुराना अखबार है, जैसे पता है कायद आज़म की ख्वाहिश पे जारी हुआ था। तो 50 ईयर्स अगो 1971 में डॉन ने क्या अहम खबर दी थी, वो इन्होंने जिक्र किया है। इससे क्या होता है कि डॉन अपने एडिटोरियल पेज में हिस्ट्री से हमें वाकफियत दिलाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री इसमें हो सकती है, इंटरनेशनल इश्यूज डिस्कस उस ज़माने के जो थे वो हो सकते हैं। तो उसने ये बताया हुआ है फ्रॉम द पास्ट पेजेस ऑफ डॉन 1971, जब पाकिस्तान टूटा है, जिस साल पाकिस्तान की सेपरेशन हुई है ईस्ट पाकिस्तान की, और बाकी आपकी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपसे अलग हो गए, नाराज़ हो गए, उन्होंने अलग मुल्क बना लिया। तो वो उसके हवाले से उस दौर की ये खबर है। इसी तरह एक उन्होंने दिया है 75 ईयर्स एगो, यानी 75 ईयर्स पहले डॉन ने क्या स्टोरी दी थी। इससे एक तो ये पता चलता है कि 75 ईयर्स पहले डॉन था 1946, तो ये पता चलता है। दूसरा ये पता चलता है कि 1946 में डॉन ने क्या इंपॉर्टेंट खबर दी थी, और उस वक्त पाकिस्तान अभी नहीं बना था। तो ये एक बहुत मज़ेदार एक मैं समझता हूँ उसके डॉन का एडिटोरियल पेज जो है, वो एक मुख्तलिफ उसमें डाइवर्सिटी हमें नज़र आती है, उसमें हमें ओपिनियंस नज़र आती हैं, उसमें हमें कार्टून में नज़र आता है, उसमें हमें एडिटोरियल लीड एडिटोरियल में भी बहुत ज़बरदस्त एक लेवल नज़र आता है उसका, एक उनका जो अपना एडिटोरियल जो उनकी पॉलिसी है। उसके अलावा आप देखते हैं कि उसमें एडिटोरियल नोट्स पे भी उन्होंने जनरली इसको मामला को उठाया हुआ है, और साथ जो ये एक सेगमेंट दिया है उन्होंने, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए डॉन जो है उसका मुतालिया वो लोग जो CSS करना चाहते हैं, जो लोग PMS करना चाहते हैं, जो लोग आगे रिसर्च वर्क को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनके लिए रिसर्च के हवाले से बड़ा मवाद है। और ये कॉलमिस्ट के लिए एक बड़ा मवाद है। कॉलमिस्ट इस पे देखता है, अच्छा 75 साल पहले 1946 में ये हुआ था, अच्छा जी 1971 में ये हुआ था। एक तो वो रिकॉल कर लेता है, उसको रिकॉल करवा दिया जाता है, इससे उसको नया सब्जेक्ट मिल जाता है। क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि 1971 के जो पेपर्स हैं डॉन के या जंग के या बड़े अखबारात के, वो अभी इंटरनेट पे नहीं हैं। ये 10-12 साल पहले के आए हैं, और इनकी 1971 की फाइलें जाके ढूंढना कोई मजाक नहीं है कि अखबार के ऑफिस जाएं, 50 साल पहले की, 75 साल पहले की फाइल देखें और डस्ट पहले पे उस पर बैठें, और वो करना बड़ा मुश्किल काम है। लाइब्रेरीज में जाएं, तो वो इन्होंने खुद ही वो आपको एक आपको आइडिया मिल सकता है यहाँ से, और यहाँ से भी आप एक कॉलम लिख सकते हैं, कॉलम का आइडिया मिल सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ज़बरदस्त एक इसका पेज नज़र आता है आपको, एडिटोरियल पेज डॉन का। और जंग का आप देखें, जंग में जाते हैं, जंग का मैंने आपको भेजा था, कल का जंग का पेज है। अभी
चूँकि आज अभी तक अपलोड अखबारात नहीं करते, 11 बजे करते हैं, डॉन वाले भी और जंग वाले भी। और मुझे एक मैसेज स्टूडेंट ने किया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये स्टूडेंट वो कोविड भी है इनको और इनका वो जो चेस्ट है वो भी इन्फेक्टेड हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने रिपोर्ट्स मुझे भेजी थी कि सर के साथ शेयर कर दीजिएगा आप। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से स्टूडेंट हैं? सर ईमान अच्छा, ये नहीं एसएन सजाद जो है ना, एसएन सजाद मुसलसल मैसेज किए जा रहा है। मैंने उसे कहा मुझे पता चल गया कि आपका माइक इशू है, और इससे मुझे मेरी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है एकदम क्लास से ना। मैं उसे बार बार कह रहा हूँ, मैंने कहा तो है उसे मैसेज करें कि मुझे पता चल गया है कि उनका माइक इशू है। जी अस्सलाम वालेकुम एहसन सजाद। एहसन सजाद नहीं, क्या नाम है इनका? जी अस्सलाम वालेकुम एहसन सजाद। एहसन रजा। अच्छा, किनका किनका कह रहे हैं मसला है कोविड का? सर ईमान नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एहसन रज़ा, मैं आपको सुन पा रहा हूँ यहाँ, लेकिन आपकी आवाज़ हमें आती है, बहुत शोर के साथ आती है। गालिबन हमारी आवाज़ आपको नहीं आ पा रही। कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप ज्वाइन करने की कोशिश करें तो आपसे रब्ता होता है। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ठीक है, मैं ईमान की अटेंडेंस लगा देता हूँ। ओके, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। क्योंकि कोविड जो है ये आगे मामलात बड़े बिगड़ रहे हैं। ईमान का मुझे बता दें कहाँ है नाम इनका? ईमान, ठीक है, मुझे है। ईमान की वैसे 7 एब्सेंट हो चुकी हैं, इसके मतलब रूटीन में ये छुट्टियां करती रही हैं। और इसको कोविड हफ्ता का हो मुझे आज बता रहे हैं कि ये पहले ही आती हैं छुट्टियां करने की, रूटीन में नहीं आती क्लास में। सर इनको पिछले हफ्ते से ये मसला हुआ है, इन्होंने मुझे तो इन्फॉर्म नहीं किया, ये वैसे छुट्टियां करते रहे। ये कल इन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे बता देना सर को। चलें, वो जो इतनी 6 छुट्टियां जो शो हो रही हैं वो ऑब्वियस है कि इससे पहले भी ये मुसलसल क्लास मिस करते रही हैं। और ये इनको बता दें, एहसन रज़ा, मुझे ना बाबर के मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने उनको मैसेज अभी एक किया है उस पर। जी, हम बात कर रहे थे जंग का जो पेज है उसको देखते हैं आप कि कल के क्या। अभी तक एक्चुअली 9 बजे तक ना ये अपलोड नहीं करते, जंग वाले भी नहीं करते और डॉन वाले भी नहीं करते, इसलिए मैंने कल पेज आपको सेंड किया था। अब देखें, जंग का जो एडिटोरियल था, लीड एडिटोरियल जो है, इसे मकाला इफ्ताहिया कहते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको। ये है रोशन डिजिटल अकाउंट्स, शानदार कामयाबी। ये बैरून मुल्क जो बैरून मुल्क रहते हैं पाकिस्तानी, स्टेट बैंक ने उनके लिए ये जो एक याद होगा परसों। उसके अलावा दूसरा जो है एडिटोरियल नोट या शुजरा जो है वो तवानाई के 9 मनसूबों की तकमील है, और कोरोना तबाहकारियाँ और चीनी वैक्सीनेशन, ये 3 आपने देखा परसों का जो इनका जो एडिटोरियल था जंग का, वो पाकिस्तान की जामियात का था, कोरोना था, ठीक है। और इसी तरह एक और, यानी उन्होंने आज भी अपनी पॉलिसी की नज़र आ रही है। एक तो जो बैरून, वो भी बैरून मुल्क का था कि जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, वार्निंग्स जारी हुई हैं, सॉरी, इंटरनेशनली पाकिस्तान। यहाँ भी उनकी जंग की वो पॉलिसी में रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है कि उन्होंने उनको जिनको फ़ायदा पहुँच रहा है इस रोशन डिजिटल अकाउंट्स का, और उसमें उसका जिक्र किया और उसको अपना मकाला इफ्तिताहिया या लीड एडिटोरियल के तौर पे बताया है। और बिजली के हवाले से उन्होंने बताया है, चूँकि पाकिस्तान में का जो गैलप सर्वे हुआ है और दीगर सर्वे हुए हैं, उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो लोगों ने कहा है कि हमें एक तो मसला दूसरे नंबर पे है, वो बिजली का आ रहा है, लोड शेडिंग का मुख्तलिफ एरियाज़ में आ रहा है, उसको करें। तो उसके हवाले से देखिए जंग ने उसको अपना डिस्कस किया है। तीसरा कोरोना, चीनी वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन पे बड़ी बात हो रही है, अमेरिकन वैक्सीनेशन, चाइनीज वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह वगैरह। उस पर भी थोड़ा सा, यानी इन्होंने अपना मुसलसल, आप देख रहे हैं कई दिनों से कोरोना पे जंग मुसलसल बात कर रहा है, मुसलसल बात कर रहा है। उसके उसके एडिटोरियल्स में जिक्र कोरोना के वाले से आ रहा है, यानी उसकी पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है जंग की एडिटोरियल पॉलिसी का। नीचे कॉलम्स में नजर डालते हैं। सबसे पहला डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का कॉलम है, सहर होने तक।
सहर होने तक, यानी बहुत ज़बरदस्त कॉलम है और ये बहुत बड़े आदमी हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो पाकिस्तान के एटम बम के फादर हैं, पाकिस्तान का एटम बम बनाया इन्होंने, और एक पाकिस्तान की इस हवाले से पूरी हिस्ट्री इनके पास है, और वैसे बड़े लर्नड आदमी हैं। और इनके अगर आप कॉलम्स पढ़े तो आपको उस ज़माने के जो इनके ज़ेर मुताला मैगज़ीन्स थे, जैसे हुमायूं है और अदबी दुनिया है, उसका ये जिक्र करते हैं, और बड़े नस्तालीक किस्म के इंसान हैं, बहुत बहुत लर्नड आदमी है। तो अब इतने बड़े आदमी का इसका एक्सपोजर जो है वो आउटस्टैंडिंग है, लाइफ अचीवमेंट्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और एक उसने दुनिया की इतनी खौफनाक सुपर पावर का दबाव तक बर्दाश्त किया उस बंदे ने, अभी बीमारी से वो लड़ रहे हैं कि, और अब क्या क्या उन्होंने नहीं देखा, ठीक है। तो उन बंदे का जो कॉलम है वो कोई मजाक थोड़ा, तो ये कोई इतना मतलब ये जंग का एडिटोरियल पेज है कल का, ये कोई उसके अंदर जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान या AK खान जिन्हें कहते हैं हम, उनका कॉलम होना ही बहुत बड़ी बात है। उनका लिखना, आप उनसे बातें कर रहे हैं, आप उनको पढ़ रहे हैं, आप उनको सुन रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। तो ये कितनी बड़ी आपकी एक स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा आदमी जो है वो आपसे बातें कर रहा है, उन्हें पढ़ें, उन्हें सुने, ठीक है। तो ये एक तो आप किया कॉलम आ रहा है। दूसरा, हामिद मीर कलम कुमान लिख रहे हैं, खबरदार आगे खतरा है, उसको देखें, इसको देखें। तीसरा कॉलम सर आपका ये मैंने पढ़ा हूँ कल से बिलाल पूरा। गौरी साहब का कॉलम है, वो आगे कह रहे हैं दीनी मवाद इस्लामियात तक महदूद करने पे एतराज़ क्यों। ये उनका एक अपना एक परसेप्शन है, उस पर आप बात कर सकते हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, यहाँ UCB में पढ़ाते भी रहे हैं। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब ने लिखा है खिदमत के खूबसूरत की मिसाल, ये भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ज़ियाउल हक साहब जो हैं और ये जियो पे प्रोग्राम भी करते हैं। पंजाब पुलिस का इस्तेहसाल आसिफ भट्ट साहब का है, और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के रिकॉर्ड तफसीलात ज़र, जैसा भी थोड़ा सा जिक्र इन्होंने एडिटोरियल में भी किया है, उसके हवाले से डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने शहर के लिखते हैं उन्वान तले, और ये भी इन्होंने इस पे बात की है। तो इसमें साथ एक कथा भी है अनवर शऊर साहब का, ज़रूरी के अगर होगी ना परवाह एहतियातों की हमें अब भी, रहे हम मुस्तकिल गाफिल तो रोना कम नहीं होगा, ठीक है। ज़रूरी है कि इससे खुद करें अपनी हिफाजत हम, कोरोना की वजह से बात हो रही है, नहीं तो और फैलेगा कोरोना, कम नहीं होगा। मुख्तसर से जुमलों में कितना बड़ा मैसेज उन्होंने दे दिया, और अनवर शऊर साहब बड़ा रिनाउंड नाम है। तो ये एक जंग का एडिटोरियल पेज जिसमें आपका कंटेंट, उनका इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं कि उसमें सबसे पहले जंग का ऊपर उसकी पेशानी है, उसके बाद साथ कुरान मजीद की आयत पाक है, सूरह आल इमरान की फरमान इलाही, उसके बाद आपकी डेट लाइन है, और उसके बाद आपका लीड एडिटोरियल है, उसके बाद एडिटोरियल नोट्स हैं 2 अदद, और फिर आपके AK खान साहब का और हामिद मीर साहब के और बिलाल गौरी साहब के और बाकियों के आपके कॉलम्स हैं, जिसके लिए अखबार डिस्क्लेमर देता है कि हमारा इनसे मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है, इनके मंदरजात से, ठीक है। लेकिन अखबार उसको अपने एडिटोरियल को ज़रूर ऑन करता है, और वो कहता है वो उसी की पॉलिसी का हिस्सा होता है, लेकिन जो कॉलम्स हैं उसके बारे में वो हमेशा एक डिस्क्लेमर देता है कि उसकी पॉलिसी से उसका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। तो ये रोज़नामा जंग का आपका एडिटोरियल पेज है, इस पे हम आपको अंदाज़ा हो गया होगा, कॉलम्स आपने यकीनन पढ़े होंगे। मैंने बताया था हमारे पास वक्त महदूद होता है, हम डिस्कशंस कर सकते हैं, लेकिन कॉलम्स आपने खुद पढ़ने हैं, हम उसको ज़्यादा अब डिस्कस नहीं कर पा रहे कि हामिद मीर साहब ने क्या लिखा है या मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने क्या लिखा है, लेकिन ये आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जी हारिस साहब ने बात करनी है कोई, जी हारिस प्लीज, जी हारिस। जी सर ये जो आजकल हम जिस पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, आपके कहने पे मैंने शुरू किए हुए हैं कॉलम्स डेली पे एक पढ़ना। तो मैंने कल ये जंग का पढ़ा था, तो मेरे सामने से ये गुजरा हामिद मीर साहब का खबरदार आगे खतरा है। सर इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से ये हर चीज इसमें बयान की है, और आजकल के जो वायरस जो है अभी हमारे सोसाइटी में, पूरी दुनिया में बल्कि, इसके ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें आगाह करने की कोशिश की है, भारत को सामने रखते हुए
कि जिस तरह से भारत में जो जो हालात हुए हैं, तो उससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो जो खबरदार आगे खतरा का मतलब इनका यही है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, जो हमारे आगे है, तो वो खतरा है कि उससे हमें जो है वो सीखना चाहिए कि किस तरह से वो, किस वजह से वो इस पेंडेमिक सिचुएशन में कितनी बुरी तरह से वो घिरा, और हम ऐसे ऐसे क्या चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जी वो बिल्कुल ठीक उन्होंने है, सारा बस थैंक यू हारिस, बहुत शुक्रिया, चूंकि हमारा टाइम अप हो रहा है, तो बहुत शुक्रिया, मैं समझ गया हूँ। ये देखने के जंग का जो एडिटोरियल पेज है, वो उसकी पूरी पॉलिसी जो है आपको उसमें नज़र आ रही है, यहाँ हो रही है। एक तो उसके एडिटोरियल्स क्या हैं वो देखें आप, और एडिटोरियल की अब थोड़ा सा पढ़ें कि अब वो ज़्यादा होगा कि एडिटोरियल कितना मुख्तलिफ लिखा जाता है, कॉलम कितना मुख्तलिफ लिखा जाता है। और जैसे मैंने आज आपको एग्जांपल दी कि अगर हमें सोचता है जो कॉलमिस्ट के मेरा कहाँ से, मेरे पास कहाँ से उसका मैं क्या कॉलम लिखूँ आज, बात को हम सोच रहे होते हैं क्या लिखना है यार आज हमने, तो अचानक फिर हम सारे अखबारात की फाइल खोल के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें जैसे मैंने कहा कि मैं होता तो मैं इसी जैसे वो दुनिया का वो क्या फीचर था उसमें से मुझे आइडिया बनता, और उसमें मैं मेरा फिर उसमें मेरा अपना रिफ्लेक्शन नजर आता, मेरे कॉलम में मैं नजर आता, उसमें जाबिर सही नजर आता कि ये उसमें स्टार्ट मैंने लिया परवीन शाकिर के शेर से, उसमें मैंने स्टार्ट लिया डार्क्स के अंदर से उम्मीद को निकालना, उम्मीद का तुलू करना, थोड़ा सा जिक्र कर देना लोगों के लिए मोटिवेशनल, जो ताकि क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जो नाउमीदी है वो कुफर है। तो उसमें से फिर आपने बताना है कि देखें जंग अज़ीम अव्वल में जब ये हो रहा था उस वक्त क्या पोजीशन थी कि इतना ज़्यादा ऐसे माहौल में भी उम्मीद की उसमें किरणें थी, और उसमें उम्मीद हमें नज़र आ रही है, और उम्मीद का हमें सारा मिल रहा है कि उसमें रुई हमने ईजाद कर ली मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी में हमने मतलब सर्जिकल इंकलाब कह ले आया है ना इस लिहाज से। तो ये चीज़ें हमारी इसमें उसमें आ जाएंगी। दूसरा ये है कि टाइम हमारा आप हो रहा है कि आपकी नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट होते हैं स्टार्ट होने के लिए, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल है, और कल मेरे ख्याल 10 बजे होगी इंशाल्लाह, 10 बज के 10 मिनट पे उसका भी मटेरियल आज सेंड कर दूंगा, एडिटोरियल पेजेस मुख्तलिफ। और आपको मैंने कहा था कि आप लेके आइए, पढ़ के आया करें मुख्तलिफ जो अखबारात हैं उसमें से फीचर्स। तो ये कल हम इसको डिस्कस करेंगे। फिजा ने हमें बात करनी है। मेरे दो क्वेश्चंस भी हैं, वो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप उसको ना नोट कर लें क्वेश्चंस को, और अगर वो बहुत अर्जेंट है तो बेशक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, शाम को बात कर लीजिए। क्लास में आप उसको नोट कर लें, और बिल्कुल स्टार्ट में आपने मुझे याद करवा देना है, आपने पहले क्वेश्चन पुट करने हैं, ठीक है इंशाल्लाह। और कोई सवाल? जी फिजा, प्लीज फिजा, जी फिजा, जी फिजा। सर वो पहले का हैंड रेज हुआ है, मैंने मतलब पहले बोलना था वो मैंने बोल लिया था उस टाइम। ठीक है, इट्स ओके। तो बस मैंने आपको जो काम दे रहा हूँ, तो मैं एडिटोरियल पेजेस शेयर कर दूंगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोग, अगर मैं ना शेयर करूँ तो मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन आप अमूमन ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ पाते, तो अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से, इतनी मसरूफियात होती हैं आप स्टूडेंट्स की कि वो बिल गेट्स भी शर्मा जाए अगर वो सुन ले ना आपकी मसरूफियात, तो वो मेरा ख्याल है वो बेहोश हो जाए हैरत से कि इतनी पाकिस्तानी कौम मसरूफ़ है। मतलब हम तो सिर्फ चांद तक गए हैं, ये तो आगे चांद से भी आगे चांद नए डिस्कवर क्या करने हैं, तो बना रहे हैं चांद, इतने ज़रा डिस्कवर तो हमने क्या करना है। तो बस खैर, तो वो आपने 2-4 रिसर्च कीजिएगा गूगल पे जाके, और अपने एंड पे एक आपने फीचर, जैसे कि मैंने आपको शेयर किया था, अब आपने अपने अपने फीचर्स जो हैं, अपने हर स्टूडेंट ने अपना सर्च करना है, किसी भी न्यूज़पेपर से ले लीजिएगा, अंग्रेज़ी या उर्दू, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। आपने उस पर हम डिस्कस करेंगे, किसी को भी मैं कह सकता हूँ कि वो क्लास में मुझे उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ताकि वो आपके क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर साथ साथ जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।